ये अप्लाइड मैथ्स 2 का लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर स्टूडेंट। इसमें हम सेक्शन ए करवा चुके हैं और सेक्शन बी भी करवा चुके हैं। अब हम चलते हैं सेक्शन सी पे, और ये सेक्शन सी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये समझ लीजिए कि 100 मार्क्स का ये क्वेश्चन पेपर है, उसमें 50 मार्क्स का सेक्शन ए और बी है और 50 मार्क्स का सेक्शन सी है। अकेला सेक्शन सी 50 मार्क्स का है, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ज्यादातर रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, जो हर साल रिपीट होते हैं, तो इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 7 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें से आपको 5 करने होते हैं और एक क्वेश्चन 10 मार्क्स का है, तो 5 क्वेश्चन 50 मार्क्स के होंगे। ठीक है, सभी क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से समझना है, क्योंकि थोड़ा सा भाई 10 मार्क्स का है तो थोड़ा सा टफ भी होगा, थोड़ा लेंथी भी होगा, तो थोड़ा सा पेशेंस के साथ समय पर्याप्त निकाल करके एकांत में बैठ करके देखना है, आपको कॉपी पेन साथ में रखना है। ठीक है, तो चलिए लेक्चर शुरू करते हैं। नंबर 20 कि फाइंड द फोकी वर्टाइसेस डायरेक्ट। यहां पे डायरेक्शन दे रखा है स्टूडेंट, ये डायरेक्ट्रिक्स है। ठीक है, एंड एक्सिस ऑफ द पैराबोला। पैराबोला आपके पास दे रखा है, पैराबोला आपके पास दे रखा है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। ठीक है, ये आपके पास पैराबोला दे रखा है और फिर आपको इस पैराबोला का फोकस शीर्ष नियता अक्ष। अब देखिए स्टूडेंट, आपको पता होना चाहिए, अगर आपने डिटेल लेक्चर हमारे पैराबोला के देखे हैं तो उसमें हमने बता रखा है कि पैराबोला का जो जनरल फॉर्म होता है वो मुख्य रूप से 4 प्रकार का होता है। एक होता है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax टाइप का, और एक होता है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ax टाइप का, और एक होता है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ay। ठीक है जी, ये 4 प्रकार के होते हैं जनरल फॉर्म, है ना, पैराबोला का जनरल फॉर्म। अब इसका ग्राफ, जैसे एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, इसका ग्राफ, ये चारों के ग्राफ बनाने भी आपको आने चाहिए और आपको ये भी पता होना चाहिए कि इन चारों में फोकस क्या होता है, डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है। ये बेसिक है, क्योंकि बेसिक हम बता चुके हैं। ये थोड़ा सा ऊपर लेवल का क्वेश्चन जो 10 मार्क्स का है, इसमें क्या है कि इसमें ये इस फॉर्म में प्रॉपर नहीं है, ये इस फॉर्म में आपको नहीं दिख रहा है प्रॉपर। ठीक है ना, तो पहले हम कोशिश करेंगे इस फॉर्म में लाने की, लेकिन एग्जैक्ट इस फॉर्म में तो नहीं है। एग्जैक्ट इस फॉर्म में वो वाला होता है जिसकी वर्टाइसिस ओरिजिन पे होती है। अब इसका ग्राफ वाई स्क्वायर है, तो वाई स्क्वायर है तो एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा। एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक मतलब या तो ऐसे होगा या फिर ऐसे होगा, तो वाई स्क्वायर तो पॉजिटिव ऐसे बनता है। ठीक है, उसके बाद इसकी बात करें तो वाई स्क्वायर है तो एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक हो, या ऐसे होगा या फिर ऐसे होगा, लेकिन माइनस है तो इधर की तरफ होगा। ठीक है, यहाँ पे माइनस है ना, तो ये ऐसे बनता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है जी, और इसकी बात करें तो ये एक्स स्क्वायर है तो वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा, ऊपर होगा या नीचे होगा, प्लस है तो ऊपर की तरफ होगा। ठीक है, ऐसे। और फिर इसकी बात करते हैं, एक्स स्क्वायर है तो मतलब वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा, तो नीचे माइनस है तो नीचे की तरफ होगा। ठीक है जी, ऐसे ये 4 प्रकार के ग्राफ पैराबोला के ग्राफ हैं और 4 प्रकार के पैराबोला होते हैं। अब ये किस रूप का बनेगा, देखिए एक्स स्क्वायर है और वाई का स्क्वायर नहीं, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू समथिंग, एक्स स्क्वायर इक्वल टू समथिंग, या तो इस प्रकार का बनेगा ये या फिर इस प्रकार का बनेगा। लेकिन अब देखते हैं किस प्रकार का ये बनता है। अच्छा, चलिए, इसमें पूर्ण वर्ग बनाना पड़ता है, परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ता है पहले तो, तब जाके आपको फोकस वगैरह जो बोला गया है वो निकालना होता है ना। तो ये +3 को y के साथ ले जाओ, इसको रहने दीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x। ठीक है, इतना रहने दीजिए, इज इक्वल टू ये +3 उधर जाएगा y के साथ तो y -3 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाओ, पूर्ण वर्ग। हाँ, पूर्ण वर्ग, पूर्ण वर्ग कैसे बनाते हैं भैया, आपको ये पता होना चाहिए। जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 2x है ना, इसका जब परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं तब सबसे पहले एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 किया जाता है। यहाँ एक्स का कोफिशिएंट ऑलरेडी 1 है, आगे कुछ नहीं तो मतलब 1 है। फिर एक्स के कोफिशिएंट के आधे का वर्ग, एक्स के कोफिशिएंट के हाफ करो और उसका स्क्वायर ऐड और माइनस करते हैं। तो एक्स के कोफिशिएंट क्या है, -2 है, इसको हाफ करेंगे, आधा करेंगे तो -1 हो जाएगा, और इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो 1 को आपको ऐड भी करना है और माइनस भी करना है अपनी तरफ से। ठीक है, इज इक्वल टू y -3 अपनी जगह पे है, एम्प्लाइज। अब इतना जो पोर्शन है ना, ये बन जाता है x -1 का होल स्क्वायर। आप चेक करके देख लीजिए, इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो ये मिलेगा आपको। ठीक है, प्लस पहले करेंगे, माइनस बाद में करेंगे, ध्यान रखना। इज इक्वल टू, अब -1 को उधर ले जाओ तो +1 हो जाएगा उधर जाके, है ना, और -3 और +1 -2, तो ये हो जाएगा आपका y -2 ये।
ठीक है जी। इक्वेशन 1, तो ये जो हमने परफेक्ट स्क्वायर बनाया, परफेक्ट स्क्वायर बन गया, ये होल स्क्वायर हो गया ना, इसलिए परफेक्ट स्क्वायर बन गया। तो x-1 का होल स्क्वायर इक्वल टू y-2 आया। अब इसको देखेंगे कि ये किस टाइप का है। एक्स स्क्वायर इक्वल टू, आगे आगे हम माइनस नहीं है ना, जैसे या तो ये हो गया या हो गया, यहाँ माइनस है यहाँ माइनस नहीं, तो इसका मतलब इस टाइप का ये बनेगा, इस टाइप का नहीं बनेगा। ठीक है जी। तो अब इसकी इसकी तुलना हम इससे करेंगे, मतलब ये इस टाइप का बनेगा। और जब इस टाइप का बनता है स्टूडेंट, तो जो इसका ग्राफ होता है उसका ये यहाँ पे, और वर्टाइस शीर्ष है, वर्टाइसेस है, इसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं 0,0, और फोकस यहाँ पे होता है इसका, हाँ, और फोकस के कोऑर्डिनेट यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस a होती है, तो इसके फोकस हो जाएगा 0,a। ठीक है, और यहाँ ध्यान रखना, अगर यहाँ पे होगा तो ये a,0 होता है, यहाँ पे ध्यान रखेंगे, यहाँ पे क्या होता है फोकस -a,0, और यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे फोकस क्या होता है 0,-a। तो ये आपको पता होना चाहिए पहले से, तभी आप इसको कर पाएंगे। इसके फोकस शीर्ष पता होना चाहिए, इसका फोकस 0,a होता है ये पता होना चाहिए, और इसकी डायरेक्ट्रिक्स नियता की समीकरण, ये जितनी डिस्टेंस पे ओरिजिन से फोकस होता है उतनी ही डिस्टेंस पे पीछे डायरेक्ट्रिक्स होती है नियता ओरिजिन से। तो अगर a डिस्टेंस पे इधर भी a डिस्टेंस होगी, तो यहाँ पे 0,-a होगा, हाँ, मीन्स इसकी जो इक्वेशन होगी वो x इज इक्वल टू, सॉरी, y इज इक्वल टू -a होगा। क्या होगा, y इज इक्वल टू -a। भाई ये x एक्सिस है, ये y इक्वल टू 0 होता है x एक्सिस, और जैसे a डिस्टेंस पे नेगेटिव डायरेक्शन में आएंगे तो y इक्वल टू -a। तो नियता की समीकरण y इक्वल टू -a। अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे नियता की समीकरण क्या होगी बताइए, ये y एक्सिस है ना, y एक्सिस पे x इक्वल टू 0, और इधर आएंगे तो x इक्वल टू -a हो जाएगा। तो ये जानकारी आपको पहले पता होनी चाहिए, तभी अगर ये पता है, इसके बारे में ये पता है, तब आप इसको कर सकते हैं। इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा देखिए, अब क्या करेंगे कि इसकी तुलना उससे करेंगे कैपिटल के फॉर्म में, है ना। नाउ कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विद कैपिटल X का स्क्वायर इज इक्वल टू 4a कैपिटल Y, इससे इसके कंपेयर करेंगे। अब इससे इसकी जब कंपेयर करेंगे तो कैपिटल X इज इक्वल टू क्या हो जाए, कैपिटल X इज इक्वल टू, देखो x इसका कैपिटल X स्क्वायर और यहाँ पे स्मॉल x -1 का स्क्वायर, तो कैपिटल X इज इक्वल टू स्मॉल x -1 हो जाएगा, है ना, कॉमा कैपिटल Y इज इक्वल टू 4ay, है ना। तो यहाँ पे 4a की जगह तो आगे तो कुछ नहीं है, और y की जगह y -1, स्मॉल y -2, है ना, और एंड यहाँ पे y का कोफिशिएंट क्या है, कैपिटल Y का 4a है, और यहाँ पे y का कोफिशिएंट कुछ नहीं, मतलब 1 है ना। तो यहाँ से a की वैल्यू 1/4 आ जाएगी, a की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/4, कैपिटल X है कैपिटल Y ये। अब ध्यान दीजिए स्टूडेंट, नाउ नंबर 1 आपको क्या निकालना है, फोकी निकालना है आपको, हाँ। फोकी इज इक्वल टू क्या होगा बताइए, फोकी, हाँ। इसके लिए अगर इसकी बात करें तो इसके लिए फोकी क्या होगा, इसके लिए फोकी क्या होगा भाई, इसका जो ग्राफ होता है ना ये ऐसे होता है जी, आपको पता होना चाहिए। इसका जो ग्राफ होता है ये ऐसे होता है, कैसे, x² y एक्सिस के अप्रोक्सीमेट ऐसे होता है, ये x एक्सिस होता है, ये y एक्सिस होता है, और यहाँ पे फोकस, ये ओरिजिन O है, इसके कोऑर्डिनेट 0,0, और फोकस a डिस्टेंस पे ऊपर होता है, तो फोकस को s से डिनोट कर दो, ये हो 0,a, और डायरेक्ट्रिक्स a डिस्टेंस पे इधर, तो a डिस्टेंस पे नीचे इधर आएगा, तो ये हो जाएगा y इक्वल टू -a, डायरेक्ट्रिक्स ये हो गई, है ना। और एक्सिस ऑफ पैराबोला, ये एक्सिस पैराबोला की एक्सिस है, y एक्सिस है, और y एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, y एक्सिस की इक्वेशन होती है x बराबर 0, y एक्सिस की इक्वेशन x बराबर 0। लेकिन ये कैपिटल, ये हम बात कर रहे हैं अभी कैपिटल x² इक्वल टू 4a कैपिटल Y की, इस फॉर्म में अगर है, ये दूसरे फॉर्म में है, तो ये कैपिटल होगा, ये कैपिटल X कैपिटल Y इक्वल टू -a कैपिटल X इक्वल टू 0, ठीक है। अब जब हमें ये पता है तो ये आसानी से फिर निकल जाता, कोई दिक्कत नहीं। आपको पता है कि कैपिटल X के लिए फोकी ऑफ इक्वेशन 2 मान लो, चलो, हाँ, फोकी क्या है इसके लिए,
इसको मान लो चाहो तो 2, हाँ, फोकी ऑफ इक्वेशन 2 इज, क्या होगा फोकी बताइए, इक्वेशन 2 इज इक्वल टू, मान लो चलो इज इक्वल टू 0, ए, 0, ए है ना, इसके लिए तो यही है ना, 0, ए। अब अर्थात इसका मतलब क्या होगा, दैट इज कैपिटल एक्स बराबर 0, कैपिटल वाई बराबर ए, क्योंकि ये कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई के कर रहे हैं ना। अब यहां से स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई की जो वैल्यू आएगी वही आपका फोकस होगा, ये फोकी तो इसके लिए है। एम्प्लाइज कैपिटल एक्स की जगह रख दीजिए भैया, क्या है कैपिटल एक्स की जगह x-1 इक्वल टू 0, कैपिटल वाई की जगह y-2 इज इक्वल टू ए की जगह 1/4 रखो, ए की जगह वही रखेंगे, ठीक है। अच्छा, एम्प्लाइज x इज इक्वल टू मिल रहा है आपका यहां पे 1, वाई स्मॉल वाई इज इक्वल टू -2, उधर जाएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा और प्लस 1/4 है, 4 दूना 8 रहेगा 9/4, ठीक है। तो दैट मीन्स की फोकस, देयरफॉर फोकी इज इक्वल टू, जो फोकी है, हाँ, जो एक्चुअल फोकी है, फोकी ऑफ इक्वेशन 1, हाँ, फोकी ऑफ इक्वेशन 1, क्योंकि हमें तो इक्वेशन का फोकस निकालना ना इसका है, और जो दे रखा है ना, फोकी ऑफ इक्वेशन 1 इक्वल टू एक्स और वाई की जो वैल्यू आई है, हाँ, 1,9/4, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। तो फोकी ऐसे निकलेगा, ध्यान से देखना, जरा ध्यान से गौर से देखना भैया, है ना। अगर सिंपल ये होता तब तो ये हो जाता, लेकिन इसी की हेल्प से हमने इसका निकालना है। और इसका देखिए, अब देखो फोकी इसका 1,9,4 पे है, तो 1 तो वह इधर हो गया, 9,4 इधर कहीं, तो मतलब ये फोकस इधर कहीं होगा, है ना। तो इसका ओरिजिन, इसका जो वर्टाइसेज है, शीर्ष है, ये ओरिजिन पे नहीं होगा, इसका ठीक है, इसका तो होगा ही भैया, इसका तो ऐसे होता है। अब चलते हैं दूसरे पे, देखो नेक्स्ट, ध्यान से देखना। अब हम दूसरे पॉइंट पे चलते हैं, सेकंड पॉइंट पे चलते हैं। सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है, सेकंड पॉइंट में बोल रहा है कि इसका शीर्ष, हाँ ठीक है, वर्टाइसेस निकालिए। वर्टाइसेस क्या होता है, वर्टाइसेस होता है 0,0 भाई। इक्वेशन 2 की बात करें तो इसका वर्टाइसेस, इसका शीर्ष जो है 0,0 पे होता है, तो दैट इज, इसका मतलब क्या हुआ, अर्थात कैपिटल एक्स इज इक्वल टू 0, कैपिटल वाई इक्वल टू 0, जो भी यहां दे रखा उनको कैपिटल एक्स कैपिटल वाई मान लो, और फिर कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई की जो वैल्यूज है उनको रखते जाओ, और स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई की जो आएगी वही आपका ओरिजिनल फोकस वर्टाइसेस होगा, वो ओरिजिनल शीर्ष होगा, ऐसे समझेंगे, ठीक है, ठीक है ना। कोई दिक्कत है तो पूछ लीजिए, कमेंट में पूछ सकते हैं, कहीं पे भी कोई दिक्कत आए तो कमेंट में पूछ सकते हैं। कैपिटल एक्स की जगह स्मॉल एक्स -1 इक्वल टू 0 हो जाएगा, कैपिटल वाई की जगह y -2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहां से आपको x इक्वल टू 1 मिलेगा और y इक्वल टू -2 मिलेगा, देयरफॉर एक्चुअल वर्टाइसेज है ना, वर्टाइसेज इज इक्वल टू वर्टाइसेज ऑफ 1, या ऐसा कर सकते, ये वर्टाइसेज ऑफ 2 था, इक्वेशन 2 जो हमने काल्पनिक मान रखा है, काल्पनिक समझो, और वर्टाइसेज ऑफ 1 एक्चुअल में है इज इक्वल टू हो जाएगा x, y की वैल्यू जो आई है 1, -2, आंसर। ये आपका वर्टाइसेज निकल गया, शीर्ष निकल गया। अब ध्यान दीजिए, इसका जो शीर्ष है जो हमने काल्पनिक माना है उसका 0,0 है, ओरिजिन पे है शीर्ष इसका। अब इसका जो 1, -2, 1 x पे 1 जाएगा और y पे -2 मतलब नीचे जाएगा ऐसे, तो यहां से ऐसे ये इधर बनेगा, ये x एक्सिस है ना, ये y एक्सिस है, तो इसका जो बनेगा ग्राफ जो बनेगा वो ऐसे बनेगा, ऐसे कुछ बनेगा, ऐसे देखो, और ये ओरिजिन पे है, तो ये फर्क है, ठीक है ना। इसका शीर्ष यहाँ पे आ गया, कहाँ पे आ गया, 1, -2 पे, ठीक है, बस ऐसे समझना होता है। अब दूसरे नेक्स्ट क्या है, डायरेक्ट्रिक्स बोल रखा, इसमें डायरेक्ट्रिक्स मतलब नियता, तीसरी चीज आपको निकालनी, डायरेक्ट्रिक्स ऑफ 2 इज, इक्वेशन 2 की डायरेक्ट्रिक्स, इसकी डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है, y माइनस कैपिटल Y इज इक्वल टू -a, बस इसकी तो पता होनी चाहिए आपको, तब इसके आसानी से निकल, कैपिटल Y की जगह रख दीजिए आप
कैपिटल वाई की जगह वाई माइनस टू है, स्मॉल का वाई माइनस टू इज इक्वल टू माइनस ए की जगह 1/4 रख दो, कोई दिक्कत नहीं है ना। और -2 को उधर ले जाओ तो y इज इक्वल टू 2 माइनस 1/4, 4 दूना 8 में से 7/4। तो कहने का मतलब ये हो गया कि y इज इक्वल टू 7/4 आपका डायरेक्ट्रिक्स आ गया आंसर। ठीक है, आ गया। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट पे। किस पे नेक्स्ट क्या है, चलो हम इसको यहां से मिटा देते हैं जी, और यहां पे कर देते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है ना। लास्ट क्या बचा इसका, लास्ट बचा इसका अक्ष, अक्ष मतलब एक्सिस है ना। चौथा जो है इसका एक्सिस, एक्सिस ऑफ 2 निकालते हैं पहले, ठीक है ना। एक्सिस ऑफ 2, इस इक्वेशन 2 का एक्सिस, हाँ इस पैराबोला का एक्सिस क्या होगा, देखो ये y एक्सिस है, y एक्सिस है, और y एक्सिस जो है, अच्छा देखिए अब इसका एक्सिस क्या होगा, इसका एक्सिस ये होगा। अगर इसकी बात करें जो नया जो एक्चुअल है इसका, अब ये इसकी इक्वेशन क्या है, y एक्सिस की इक्वेशन x इक्वल टू 0 होता है ना, कैपिटल x आएगा यहाँ पे। अब ये कितनी डिस्टेंस पे उधर है, कितनी डिस्टेंस पे ये वन डिस्टेंस पे, तो इसका मतलब स्मॉल x इक्वल टू 1, इसका एक्सिस ऑफ पैराबोला x इक्वल टू 1 होगा, क्योंकि वर्टेसेस से होकर जो जाता है ना वही शीर्ष, वही एक्सिस होता है, वही अक्ष होता है, और इसका ओरिजिन से होकर जा रहा है तो वो एक्सिस है, वो एक्सिस के कैपिटल एक्स तो उसी से आ जाएगा, कोई दिक्कत। देखिए एक्सिस ऑफ 2 की बात करें तो वो है x इक्वल टू 0, मतलब कैपिटल x इक्वल टू 0, और कैपिटल x की जगह रख दिया भैया स्मॉल x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो यहाँ से स्मॉल x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा आंसर। तो ये है, देखो अभी मैंने बताया ना x इक्वल टू 1, उसका जो अक्ष होगा एक्सिस होगा वो x इक्वल टू 1 होगा। तो इस प्रकार से आप इसको समझिए, लेकिन ये आपको तभी अच्छे से समझ में आएगा जब आप पैराबोला के डिटेल लेक्चर हमारे पढ़े होंगे, समझे होंगे, पैराबोला के बारे में आपको जानकारी होगी, ये 4 प्रकार के पैराबोला कैसे कैसे होते हैं, तभी आप इसको कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। तो डिटेल लेक्चर पैराबोला के आप देख लीजिए, अगर कोई दिक्कत हो रही है तो वैसे हो नहीं रही होगी। आप अगर आप यहां तक वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब आपको दिक्कत नहीं हो रही है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 21 है, इस ये 2 पार्ट में दे रखा है, इवेलुएट द फॉलोइंग, इंटीग्रेशन है। इसका जो ए पार्ट है उसमें ए पार्ट में आपको इंटीग्रेशन करना है cos रूट एक्स अपॉन रूट एक्स dx, ठीक है जी। फिर बी पार्ट बताते हैं, बी पार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर साल रिपीट होता है, पहले इसको देख लीजिए। अब cos रूट एक्स अपॉन रूट एक्स का इंटीग्रेशन करना है, तो इंटीग्रेशन के भी डिटेल लेक्चर हम बता चुके हैं। इसमें 3 टाइप है, एक चौथा टाइप मान सकते हैं, इंपॉर्टेंट 3 टाइप है इंटीग्रेशन। इन 3 टाइप के अलावा किसी और कोई मेथड से सॉल्व नहीं हो सकते, ठीक है। इन 3 टाइप को याद रख लीजिए। पहला टाइप है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, बस ये 3 टाइप है। ये तीनों मेथड आपको आनी चाहिए, और चौथा टाइप ट्रिक हो सकती है, कहीं पे कोई ट्रिक लग जाती है, बस ये हम डिटेल में बता चुके हैं। अब यहां पे जो हमें नजर आ रहा है वो ये आ रहा है कि बाय पार्ट में तो 2 फंक्शन जब होते हैं मल्टीप्लाई में तब होता है, पार्शियल फ्रैक्शन में भी जब एक्स स्क्वायर अपॉन नीचे एल्जेब्रिक फंक्शन होते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ऊपर नीचे एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 2 करके होते हैं तब हो। तो ये सब्स्टिट्यूशन से ये हो सकता है। सब्स्टिट्यूशन से क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन में हम क्या करते हैं कि जैसे हम इसको i मान लेते हैं, i इज इक्वल टू दिस इक्वेशन 1, ठीक है। अब इसमें किसको t माने, ऐसे फंक्शन को t मानना पड़ता है जिसका डिफरेंशिएशन वहां मौजूद हो। तो रूट एक्स को पुट या लेट रूट एक्स इक्वल टू टी। अब रूट एक्स इक्वल टू टी डिफरेंशिएशन बोथ साइड करेंगे, तो देखिए जैसे रूट एक्स है ना, इसको आप x की पावर 1/2 लिख सकते हैं ना, इज इक्वल टू टी। अब यहां पे डिफरेंशिएशन बोथ साइड करो जरा, तो जो पावर होती है वेरिएबल की पावर जब कांस्टेंट होती है उसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो x की पावर n का जैसे करते हैं,
एन आगे आ जाता है और एक्स की पावर 1 कम हो जाती है। यहाँ पे भी 1/2 आगे आ जाएगा और एक्स की 1 पावर कम हो जाएगी, मतलब 1/2 -1, तो -1 करेंगे तो -1/2 रहेगी पावर, है ना। और फिर dx हो जाता है और t का dt हो जाता है ना, ये तो पता ही होगा आपको। नहीं पता तो ये इनडेफिनिट इंटीग्रेशन का डिटेल लेक्चर में जो हम डिटेल में बताए हैं वहां पे आप पढ़ेंगे तो सब समझ में आ जाएगा, है ना। ऐसे मान लीजिए इसको, ठीक है। अब ये हो गया आपका, इसको x की पावर -1/2 को नीचे ले जाएंगे तो x की पावर 1/2 हो जाएगा, और x की पावर 1/2 का मतलब तो ये हो जाएगा 1/2 x की पावर 1/2, तो वो रूट x होता है, तो ये ऐसे dx इज इक्वल टू dt। तो कहने का मतलब ये हो गया कि 2 को यहां ले जाओ चलो, तो ये हो जाएगा 1/√x dx इज इक्वल टू 2dt, 2dt इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में आप 1/x dx की जगह 2dt, dx अपॉन 1/√x, dx/√x की जगह 2dt रख सकते हैं और √x की जगह t। तो पूरा का पूरा फंक्शन, अब जो √x को हमने t क्यों माना, क्योंकि उसका डिफरेंशिएशन यहां मौजूद था, उसका डिफरेंशिएशन 1/x dx, 1/x dx, तो पूरा का पूरा चेंज करना है ना फंक्शन को हमें भाई। जब भी हम वेरिएबल चेंज करते हैं तो dx भी चेंज होता है। अगर x की जगह t आ गया तो यहाँ पे dx की जगह dt आएगा, है ना, तो पूरा चेंज होना चाहिए। तो 1 एम्प्लाइज I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, ध्यान से देखना, cos √x की जगह t इंटू dx अपॉन √x की जगह 2dt, 2 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के बाहर आ जाता है और इंटीग्रेशन के अंदर रहेगा cos t dt। अब आपको पता है कि cos t का इंटीग्रेशन बहुत इजी है, जैसे cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है बताइए, डिफरेंशिएशन -sin x होता है और इंटीग्रेशन sin x होता है, ये ध्यान रखना। तो 2 बाहर है इंटू cos t का इंटीग्रेशन sin t, और इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में प्लस c तो लगता ही है, आपको पता होना चाहिए, इज इक्वल टू 2 इंटू साइन टी की जगह वापस t को हमने √x को अपनी तरफ से मान लिया था ना थोड़ी देर के लिए, तो √x रख दो, t की जगह √x प्लस c, आपका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, समझ गए, बस ऐसे करना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, डिटेल में हम बता चुके हैं वैसे इसको। अब हम चलते हैं इसके बी पार्ट में, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बी पार्ट में आपको दे रखा है कि भाई इंटीग्रेशन निकालो, किसका इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन 0 से π/2, पहले इंडेफिनिट वाला डेफिनिट वाला है, जीरो जब लिमिट दे रखी थी उसको डेफिनिट इंटीग्रेशन बोलते हैं। इंटीग्रेशन 0 से π/2 साइन की पावर 5x इंटू कॉस की पावर 6x dx, इसको सॉल्व करना है। ठीक है जी। अब स्टूडेंट इसमें क्या है, डेफिनेट इंटीग्रेशन तो है ये, लेकिन अगर आपने गामा फंक्शन का मेरा डिटेल लेक्चर देखा होगा तो आपको तुरंत क्लिक कर जाएगा कि भैया ये तो होगा गामा फंक्शन से। अगर गामा फंक्शन दिमाग में क्लिक कर गया तब तो ये बहुत आसानी से हो जाएगा, नहीं तो भैया उलझते रहो, पूरा 2.5 घंटा आपका पता भी नहीं चलेगा कब गया, ये इसी क्वेश्चन में उलझे रहोगे। ठीक है, गामा फंक्शन कब लगता है हम डिटेल में उसमें बता चुके हैं कि भाई जब लिमिट 0 से π/2 होगी, लिमिट 0 से π/2 ही होनी चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं, यहाँ 0 और यहाँ π/2 बस। अगर इसके अलावा कुछ और लिमिट है तो गामा फंक्शन नहीं लगेगा। और साइन की पावर कुछ होनी चाहिए और कॉस की पावर भी कुछ होनी चाहिए, है ना, मतलब कुल मिला के साइन एक्स इंटू कॉस एक्स होना चाहिए dx, साइन एक्स इंटू यहाँ साइन एक्स यहाँ कॉस एक्स, साइन एक्स और कॉस एक्स होने चाहिए। पावर इसमें कितनी भी है या नहीं है कोई दिक्कत नहीं, 0 पावर भी चलेगा, 1 भी चलेगा, 2 भी, 3 4 5 जैसे मान लीजिए यहाँ m पावर है, यहाँ पे n पावर है, कॉस की पावर mx और सॉरी साइन की पावर m और कॉस की पावर n है। ठीक है, कुछ भी साइन और कॉस होना चाहिए, कुल मिला के पावर कुछ भी हो तब गामा फंक्शन लगेगा। अगर यहाँ पे पावर m है, साइन की कॉस की पावर n है, तो गामा फंक्शन कैसे लगता है, दिस इक्वल टू होता है गामा फॉर्मूला, एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा आपको। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, अगर ये रिपीट भी हर साल होता है, इसको बहुत अच्छे से करके ले जाना एग्जाम में, बहुत अच्छे से करके ले जाना। और गामा फंक्शन का डिटेल लेक्चर है, उसका लिंक मैं नीचे दे दे रहा हूं, उसको जरूर से जरूर देख लेना,
उसको अगर आपने देख लिया तो 15 मार्क्स कंफर्म है आपके कि आएंगे ही आएंगे, कहीं नहीं जाने की, 15 मार्क्स। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है गामा m+1/2 इंटू गामा n+1/2 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ गामा m+n+2/2। बस ये आपको याद अगर है तो भैया ये आसानी से हो जाएगा, ठीक है। यहां पे लिखेंगे चूंकि ये फॉर्मूला होता है इसलिए हमने यहां पे दिस इक्वल टू क्या करेंगे, दिस इक्वल टू गामा, ये गामा का साइन होता है उल्टा, एल को उल्टा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा ना, तो एल को उल्टा कर दो, उस गामा का साइन है गामा, एम की जगह 5 है, एन की जगह पे 6 है, तो गामा m+1/2 होता है ना फॉर्मूला, तो 5+1/2 हो जाएगा, इंटू गामा n+1/2 होता है तो ये 6+1/2 हो जाएगा, और अपॉन 2 टाइम्स ऑफ गामा m+n, मतलब 5+6+2/2। ध्यान रखना नीचे में mn के अलावा 2 ही होंगे सारे, और ऊपर जो है प्लस में 1 होगा और अपॉन में 2 सब जगह है, यहाँ पे प्लस में भी 2 है। यहाँ पे कभी कभी जब प्रैक्टिस पे नहीं होते हैं आप तो एग्जाम में आप +1 कर देते हैं, हम जब कॉपी चेक करते हैं आप लोगों की तो हमें पता चलता है कि कितनी गलतियां करते हैं, बहुत छोटी छोटी गलतियां जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, लेकिन कॉपी चेकिंग के दौरान हमें पता चलता है अच्छा ऐसी गलतियां भी कर देते हैं बच्चे, आहा कमाल है। तो कोई बात नहीं, बच्चे हैं भाई, बच्चे हैं, मन के कच्चे हैं, है ना, हो जाता है, लेकिन प्रैक्टिस करो भैया, गलती ना हो, नुकसान आपका ही है ना, गलती हो जाएगी तो नुकसान आपका ही है ना। अब इसको सॉल्व कर दो, कोई दिक्कत नहीं, इज इक्वल टू गामा 5 और 1 6/2 कितना होता है 3, गामा 3, और ये गामा 6 और 1 7/2 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ गामा 6 और 5 11 सॉरी हाँ ठीक है सही बात है, 6 और 5 11 और 2 13/2, ठीक है, समझ गए ना बात को, 6 और 5 11 और 2 13/2, ठीक है जी। अच्छा अब ध्यान रखना स्टूडेंट, ये भी हम भैया डिटेल में गामा फंक्शन के लेक्चर बता चुके हैं, उसको जरूर देख लेना। गामा n को अगर फैक्टोरियल में बदलना हो तो एक कम करके फैक्टोरियल लगा दो, -n में से एक कम करके फैक्टोरियल लगा दो, फैक्टोरियल ऐसे भी लिखते हैं या फिर ऐसा भी लिखते हैं, l जैसा फैक्टोरियल l जैसा होता है, l का उल्टा गामा होता है, ठीक है। तो n गामा को फैक्टोरियल में बदलना है तो एक कम करके फैक्टोरियल लगा दो, ठीक है। ऐसे ही गामा 3 है तो गामा 3 को फैक्टोरियल में बदलना है तो एक कम करके, मतलब 3 - 1 मतलब 2 का फैक्टोरियल, और 2 का फैक्टोरियल होता है 2 × 1 = 2। तो कहने का मतलब यह है कि गामा 3 की वैल्यू तो आ गई भैया 2 इंटू, इसको एज इट इज रहने दो क्योंकि इसको हम चेंज करेंगे नीचे वाले को, क्योंकि इसको नीचे नीचे लाएंगे तो इसके बराबर हो जाएगा, तो उसको हम एज इट इज रहने देते हैं ऊपर वाला, क्योंकि कट जाएगा वो, और ऊपर नीचे है 2 इंटू, अब गामा 13/2, गामा 13/2, देखिए गामा n को अगर गामा में ही बदलना है, अगर गामा को गामा में ही बदलना है तो एक कम करके लिखो n-1 और फिर उसको ही फिर से गामा के अंदर भी रख दो, उसको ही फिर से गामा के अंदर भी रख दो, ऐसे करते हैं, ठीक है, ऐसे करते हैं। तो जैसे इसको करेंगे तो 13/2 में से एक कम कर 11/2 हो गया, और उसको ही 11 गामा के अंदर भी रख दो, फिर से इसको 11/2 इंटू गामा 11/2 को करना है तो ये 9/2 हो जाएगा, और फिर से उसको 9/2 उसी के अंदर रख दो, है ना। गामा को गामा में ही बदलना है तो उसको एक एक कम करके ऐसा कर सकते, गामा n = एक कम करके n-1 लिखो और उसी को फिर गामा के अंदर भी रख दो। 13/2 गामा है, उसको कम करना है तो एक कम करके 11/2 हो जाएगा, 13/2 -1 करेंगे तो 11/2 आएगा, और उसी को फिर गामा, फिर इसको एज इट इज लिखा, फिर इसको फिर से चेंज किया, एक कम करके फिर उसको, है ना। इसी प्रकार से देखो आप आगे 11/2 गुणा 9/2 गुणा, अब गामा 9/2 को सॉल्व करना, एक कम करेंगे तो 7/2 आएगा, 7/2 आएगा, और उसी को गामा के अंदर भी रख दो, कहने का मतलब दिस इक्वल टू दिस इतना आ गया, तो इसको रखो भैया 13/2 की जगह आप ये रख सकते हैं क्या, 11/2 गुणा 9/2 गुणा 7/2 गुणा, और फिर इसको हम यहीं पे रोक देंगे, क्यों यहीं पे क्यों रोका, क्योंकि ऊपर नीचे एक जैसा हो जाएगा तो कट जाएगा,
ठीक है, 2 से 2 भी कट जाएगा, बचा क्या जी, बचा ये जी। अब 1/10 है, इसको ऊपर कुछ नहीं, मल्टीप्लाई में ले, 2 दूना 4 दूना 8, ऊपर हो जाएगा 8 और नीचे हो जाएगा 11 गुणा 9 गुणा 7, जो भी इसका आंसर आता है आंसर हो जाएगा। ऊपर 8 है, अपॉन में 11 गुणा 8, 11 नंबर 99 हो जाएगा, है ना, 11 नंबर 99, 11 गुणा 9 ना, 11 नंबर 99 गुणा 7 कर दो, 63 का 3 हासिल 6, 963 और 6 3 9, क्या हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 600, 693, 8/693 आंसर, खत्म बात। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, ये 10 मार्क्स का भी आता है, हर बार आता है, इस बार इसने 2 पार्ट में दे दिया तो 5 के होंगे वो, है ना, लेकिन ये 10 मार्क्स का आता है। और ये भी पूछा जाता है कि गामा 9/2 का मान निकालो, 2 मार्क्स का, गामा 1/2 का मान √π होता है, ये याद रखना इसको, हाँ, ये बहुत पूछा जाता है, ये पीछे सेक्शन ए में पूछा गया होगा जरूर। सेक्शन ए में आपने देखा होगा तो उसमें पूछा गया होगा, नहीं इसमें नहीं पूछ रखा है, जबकि अधिकतर क्वेश्चन पेपर में वो पूछा जाता है, ठीक है, तो उसको भी तैयार कर लेना। तो अब चलते हैं क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 22, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन देखिए आपके पास dy/dx इज इक्वल टू 3xy प्लस y स्क्वायर अपॉन 3x², ठीक है। तो भैया ऐसा है, डिफरेंशियल इक्वेशन एक यूनिट है प्रॉपर अप्लाइड मैथ्स 2 में, उसके भी डिटेल लेक्चर हमने बना रखे हैं। तो उसमें क्या है कि डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के 4 मेथड हैं, बस ये 4 मेथड आपको पता होने चाहिए। एक है वेरिएबल सेपरेशन मेथड, एक है होमोजेनियस मेथड, एक है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, एक है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दे रखी है जिसको सॉल्व करना है, जैसे ये दे रखी है, तो आपको एक एक करके चेक करना पड़ता है कि क्या वेरिएबल सेपरेशन मेथड लग सकता है। अगर वेरिएबल सेपरेट हो रहे हैं तो वेरिएबल सेपरेशन, फिर होमोजेनियस है तो नहीं है, वेरिएबल सेपरेट नहीं हो रहे तो फिर देखो कि होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है, तो होमोजेनियस वाले मेथड से, फिर उस वो भी नहीं है तो फिर लीनियर है क्या, लीनियर है तो लीनियर से, वो भी नहीं है तो फिर एग्जैक्ट है क्या, एग्जैक्ट से करो, ठीक है ना। 4 मेथड किसी में से एक से ही होगा, लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट मुझे साफ साफ नजर आ रहा है कि होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। कैसे, क्योंकि मैंने डिटेल लेक्चर में बता रखा है कि dy/dx इज इक्वल टू fx, y अपॉन gx, y टाइप की इक्वेशन जो होती है वो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होती है यदि ये न्यूमरेटर f, ये वाला फंक्शन और ये वाला फंक्शन दोनों की डिग्री सेम हो, दोनों की डिग्री सेम अगर है, सेम डिग्री के फंक्शन है, तो वो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। यहाँ पे सेम डिग्री के, देखिए ये जो पद है x की पावर 1 है, y की पावर 1 है, तो ये 2 डिग्री का हो गया, और ये y की पावर 2 डिग्री, ये 1 और 1 2 हो जाएगा ना, तो 2 डिग्री 2 डिग्री, तो पूरा का पूरा कितने डिग्री का हो गया, ये 2 डिग्री का है, 2 डिग्री का है, हाँ 2 डिग्री का है। ऊपर का जो फंक्शन है 2 डिग्री का है, नीचे देखो ये सिंगल पद है, इसमें x की पावर 2 है, तो ये भी 2 डिग्री का है, तो 2 डिग्री का फंक्शन ऊपर है, 2 डिग्री का नीचे है, तो ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है भैया। क्या है ये, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है ये पता आपको होना चाहिए। तो जैसे आपको ये पता चलता है कि होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो फिर आपको होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं ये भी पता होना चाहिए, वो हम डिटेल लेक्चर में बता चुके हैं, यहाँ पे बता रहे हैं। देखो जब जैसे आपको पता चल जाए कि होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, वैसे आप क्या करेंगे, पुट y इज इक्वल टू vx, इक्वेशन 1 में y की जगह vx रखेंगे, बस याद रख लेना इसको, ये ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं क्यों रखेंगे क्या रखेंगे, अभी पता चल जाएगा क्यों रखेंगे। y इज इक्वल टू, जहां पे भी y होगा वहां पे क्या रखेंगे, vx रखेंगे। अब जब y की जगह vx रखेंगे तो dy/dx की जगह क्या रखेंगे, तो इसका डिफरेंशिएशन बोथ साइड करो, तो y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, dy/dx इज इक्वल टू, यहाँ फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड फंक्शन लगेगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटू फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटू सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन, x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1, है ना, प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज इंटू फर्स्ट फंक्शन, मतलब v का डिफरेंशिएशन dv/dx, विद रिस्पेक्ट x कर रहे हैं ना हम डिफरेंशिएशन। तो कहने का मतलब यह है
तो v इंटू वन v ही होता है, ठीक है ना। तो y की जगह vx रखेंगे और उसका डिफरेंशिएशन करने के बाद dy बटे dx की जगह v प्लस एक्स इंटू डी वी अपॉन डी एक्स इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन वन में y की जगह और dy बटे dx की जगह रखेंगे। बस ये हर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में ऐसा ही होगा, y की जगह ये और dy बटे dx की जगह ये रखेंगे, ठीक है। अब रखो जरा, रखने से क्या होता है देखना, y की जगह क्या रखेंगे, dy बटे dx की जगह ये रखेंगे, क्या रखेंगे, v प्लस एक्स इंटू डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 3x y की जगह vx प्लस y की जगह vx का स्क्वायर अपॉन 3x स्क्वायर, y की जगह रखना है केवल, है ना। अब यहाँ इसको थोड़ा सॉल्व करो, देखिए यहाँ पे x और x स्क्वायर है, यहाँ पे x स्क्वायर कॉमन आ जाएगा और x स्क्वायर नीचे x स्क्वायर से कट जाएगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर कॉमन आके नीचे एक्स स्क्वायर से कट जाएगा, बचेगा क्या, ऊपर बचेगा 3v बचेगा केवल, क्योंकि एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया और कट भी गया, प्लस यहाँ पे बचेगा v स्क्वायर, क्या बचेगा v स्क्वायर अपॉन में क्या आ गया 3 बचेगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर जो आया था कॉमन कट गया, ठीक है। ओके आगे चलो, ये v को उधर ले जाओ जी, चलो हम यहाँ पे कर रहे हैं, थोड़ी यहाँ पे करें, चलो यहीं पे करते हैं पहले। हाँ, यहाँ पे रहेगा एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, v उधर जाएगा तो उधर पहले से 3v प्लस वी स्क्वायर अपॉन 3 है, v उधर का माइनस v हो जाएगा, इसको सॉल्व करो तो ये 3v माइनस वी स्क्वायर और 3 का मल्टीप्लाई माइनस 3v और अपॉन टोटल में 3v से 3v कट जाएगा, माइनस का v स्क्वायर अपॉन 3 रहेगा, ठीक है जी। अब इतना जब रह गया, अब आप जो पहला मेथड बताया था ना मैंने कि वेरिएबल सेपरेशन भी होता है, अब इसमें डायरेक्ट वेरिएबल सेपरेट नहीं हो रहे थे, अब इसमें वेरिएबल सेपरेट हो रहे हैं। और वेरिएबल कौन, यहाँ पे दो वेरिएबल है, एक x है और एक v है, क्योंकि y को तो हमने रिप्लेस कर दिया था ना थोड़ी देर के, y में सेपरेट, y और x पे सेपरेट नहीं हो रहे थे वेरिएबल, है। तो जैसे हमने y की जगह vx रखा, सॉल्व किया उसको, अब वेरिएबल सेपरेट हो रहे हैं, dv और dv ऊपर रहेगा, dx ऊपर रहेगा। देखो एक्स डी वी इज इक्वल टू डी एक्स ऊपर, क्योंकि नीचे डी वी और डी एक्स नीचे नहीं रहने चाहिए, ऊपर, तो डी एक्स नीचे है यहाँ पे, तो ऊपर ले जाओ, हाँ इसको, और ये 3 यहां लाओ, 3x और इसको माइनस वी स्क्वायर डी एक्स यहां जाएगा ना, और 3 यहां के लेके आओ, 3x क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब लेकिन दिक्कत ये है, दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है कि dv के साथ v वाले होने चाहिए और dx के साथ x वाले होने चाहिए। तो चलो भैया करो, भैया ये जो x है ना, इसको तो dx के साथ लाओ और इसको इसके साथ लाओ, सिंपल सी बात है ना। तो ऐसा करते हैं कि पहले इसको लिखें क्या, जिसको भी आपकी मर्जी, जिसको मर्जी लिखिए, dv के साथ ही चलो, तो ये माइनस भी लेके आना तो लाओ, कोई दिक्कत नहीं, और x इधर केवल x ले जाओ, या x रहने दो उधर, कोई दिक्कत, 3 रहने दो, 3 अपॉन वी स्क्वायर, ये वी स्क्वायर इसके बटे में जाएगा ना, और ये डी वी इज इक्वल टू 3 इधर, x इधर ले जाओ, माइनस यहाँ ऑलरेडी था, -1 अपॉन एक्स डी एक्स। अब देखो वेरिएबल सेपरेट हो गए कि नहीं हो गए, dv के साथ v वाले, x के साथ x वाले, ठीक है, मिक्स ने वेरिएबल सेपरेट। अब दोनों मेथड काम कर रहे हैं, पहले होमोजेनियस, अब पहला वाला मेथड वेरिएबल सेपरेशन मेथड। अब जैसे ही वेरिएबल सेपरेट हो जाते हैं तो इंटीग्रेशन बोथ साइड कर दिया जाता है, क्या कर दिया जाता है, इंटीग्रेशन बोथ साइड कर दिया जाता है, और प्लस सी तो लगता ही है भैया इंटीग्रेशन, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में, ये तो पता होना चाहिए आपको, है ना। चलिए जी अब यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे क्या थोड़ा ऊपर चलते हैं, क्योंकि तब कवर पूरा हो जाएगा ना। हाँ यहाँ पे चलते हैं, अब देखिए इसका इंटीग्रेशन करिए, 3 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, 1 अपॉन वी स्क्वायर का डायरेक्ट नहीं होता, ऊपर ले जाओ उसको, तो इंटीग्रेशन v की पावर -2 dv और इज इक्वल टू -1 बाहर आ जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स डी एक्स प्लस सी एम्प्लाइज 3 v की पावर -2, वेरिएबल की पावर कांस्टेंट एक पावर बढ़ जाती है, तो क्या हो जाएगा, v की पावर एक पावर बढ़ जाएगा, मतलब -2 + 1 हो जाएगा, -2 + 1 कितना होता है, -1 होता है, तो -1, और वही अपॉन में भी आता है, फिर -1 जो पावर होती है वही अपॉन में आती है, बस हो गया इसका इंटीग्रेशन, इज इक्वल टू -1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x होता है, ये पता होना चाहिए आपको, log x होता है प्लस सी एम्प्लाइज, इसको नीचे लाओ भैया, तो ये हो जाएगा 3 अपॉन
या -3 माइनस यहाँ ले लो, -3/v इज इक्वल टू माइनस log x प्लस सी। अब चूंकि हमने v अपनी तरफ से इंट्रोड्यूस किया था, ये v वेरिएबल जो है y और x तो था ही यहाँ पे, v हमने अपनी तरफ से किया था, तो v को रिप्लेस कर दो वापस। v इक्वल टू क्या होगा, जब y इक्वल टू वी एक्स तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसके बटे में जाएगा, तो v इक्वल टू वाई अपॉन एक्स, तो v इक्वल टू वाई अपॉन एक्स रख दीजिए, -3/v की जगह y अपॉन एक्स रख दीजिए, जहां पे भी v है माइनस log x प्लस सी। ठीक है जी, और ये x ऊपर जाएगा तो -3x अपॉन वाई इज इक्वल टू माइनस log x प्लस सी। ये आपका आंसर आ जाएगा। डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद ये आ गया। तो जो सॉल्यूशन होता है उसमें dy बटे ds नहीं होता, डेरिवेटिव नहीं होता है भाई, वही तो सॉल्यूशन है। ठीक है, जिसमें डेरिवेटिव डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इसको सॉल्व करके आगे यही आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है, और ये आपका 10 मार्क्स कंफर्म हो गई है ना। तो इस प्रकार से करना भी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पग विचलन स्टेप डेविएशन मेथड से मीन निकालो जी, बहुत बार रिपीट होता है भैया। हाँ, उसके बाद 24, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सिम्पसन 1/3 रूल। अरे भैया ये तो हर बार पूछा जाता है भैया। क्वेश्चन नंबर 25, हाइपरबोला से दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 26, रैंक कोरिलेशन, वाह रैंक भाई हर बार पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है इसमें, तो इन क्वेश्चंस को अगर आपने अच्छे से देख लिया, समझ लिया, तो 100% आप पास हो जाएंगे, केवल सेक्शन सी से, केवल इस सेक्शन से 100%। लेकिन एक एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से देखना और समझना है। ठीक है, तो देखिए वीडियो लग रहा है मुझे थोड़ा लेंथी लंबा हो गया, तो इसको ऐसा करते हैं, इसके आगे का हम नेक्स्ट पार्ट में करते हैं स्टूडेंट। तो चलिए, बेस्ट ऑफ लक आपके एग्जाम के लिए। और स्टूडेंट भाई ऐसा है कि हम इतना मेहनत करके आपको फ्री में आपके घर में लेक्चर भेज रहे हैं, तो थोड़ा लाइक तो बनता है ना, लाइक या अपने नियर एंड डियर को शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फायदा हो। आपको फायदा हो रहा है तो दूसरों को फायदा हो जाए तो अच्छी बात है ना। और सब्सक्राइब है तो सब्सक्राइब का बटन जो लाल पड़ा हुआ ना, अभी उसको टच कर दो, उसको सब्सक्राइब कर दो, दूसरे को कर दो। क्या जा रहा है, आपको पैसा नहीं लग रहा भैया, लाइक का बटन है तो दबा दो ना, लाइक कर दो ना यार, थोड़ा अच्छा लगेगा हमें कि हमें पसंद कर रहे हैं आप। हाँ, पैसा तो नहीं लगता तो क्या दिक्कत है, कर दो है ना। ओके, थैंक यू।